बॉलीवुड की मूवीज में स्टाइलिश और कूल दिखने वाली ये बातें इंडिया के यूथ को तबाह कर रही हैं। पर सड़क के किनारे पड़े ऐसे नशेड़ी के लिए शायद ही आपके पास टाइम और इमोशंस हों। ये हकीकत है भारत और दुनिया की। भारत सरकार के 2022 के डेटा के हिसाब से इंडिया में अल्कोहल, कैनेबिस, ओपियोइड्स और बाकी ड्रग एडिक्ट्स का नंबर लगभग 22 करोड़ हो चुका है। एक डेटा के हिसाब से पंजाब में जितने भी यूथ हैं उनका 75% ड्रग्स की चपेट में आ चुका है। और आपको शायद याद हो, इसी टॉपिक पर शाहिद कपूर की मूवी उड़ता पंजाब भी आई थी। पर अगर समस्या इतनी ही गंभीर है तो हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इसको राष्ट्रीय मुद्दा क्यों नहीं बनाती हैं? लेकिन ये जानने से पहले समझना जरूरी ये भी है कि आखिर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और लगभग पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये ड्रग्स आता कहां से है। एक्चुअली भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन इसे ड्रग्स के ट्रांजिट हब के रूप में बनाती है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम और गांजा 2 इलाकों में पैदा होता है। पहला है गोल्डन ट्रायंगल, जिसमें बर्मा, लाओस और थाईलैंड आता है। अकेला म्यांमार यानी बर्मा पूरी दुनिया का 80% हेरोइन बनाता है। और दूसरा हिस्सा है गोल्डन क्रेसेंट। ये बनता है ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से। यहाँ सबसे ज्यादा अफीम की खेती की जाती है और इन दोनों ही इलाकों से सटे हुए भारत के जितने भी इलाके हैं वो ड्रग्स तस्करी की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। नशा करने वाले लोग अलग अलग ड्रग सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, पर आसान भाषा में थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं। मेरिजुआना, वीड, स्टफ, मॉल, पॉट या ग्रास, ये सारे लोकल नाम हैं गांजे के। गांजा जिस पौधे से बनाया जाता है उसे साइंटिफिक भाषा में कैनेबिस कहते हैं और नशे के लिए इस पौधे का अलग अलग हिस्सा अलग अलग काम आता है। जैसे फूल से बनता है गांजा, पत्ती और बीज से बनती है भांग और तने से निकलने वाले चिपचिपे रेजिन से बनता है चरस या हशीश। इसके अलावा दूसरी तरफ अफीम का नशा भी भारत में लगभग सभी राज्यों में फैलता जा रहा है। ओपियम या अफीम दिमाग पर असर करती है और नशा करने वाले को बेहतर नींद और आम दुनियादारी से अलग करके आनंद का अनुभव कराती है। इन ड्रग्स को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है अपर्स। ये ड्रग्स नशा करने वाले को एनर्जी और आत्मविश्वास का एहसास कराती है। इनमें आती हैं कोकेन, एक्सटेसी और स्पीड। दूसरा डाउनर्स, ये नशा करने वाले को शांत और तनाव रहित फील कराती हैं। इसमें अल्कोहल, हशीश, हेरोइन आती हैं। और तीसरी हैं हेलुसिनोजेंस। इसको इस्तेमाल करने वाले को लगता है कि या तो वो नींद में है या भ्रम में है। एक सुखद फील आता है, पर यह जरूरी नहीं है। कभी कभी बहुत डरावने ख्याल भी आते हैं। इसमें आते हैं एलएसडी और मस्केलिन। ड्रग्स के ज़्यादातर शिकार कम उम्र के बच्चे होते हैं, जो शुरुआत में बीड़ी, सिगरेट और बाद में चरस अफीम से होते हुए एलएसडी, एमडीएमए और आखिर में कभी ना निकल पाने वाले मौत के अंधकार में डूब जाते हैं। बीड़ी पीता हूँ, दारू पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, गांजा पीता हूँ, चरस पीता हूँ, एफएम पीता हूँ, स्नैक पीता हूँ। अगर इन गरीब बच्चों को देखकर आपको लगता है कि ये मुफ्त में ड्रग्स लाते होंगे तो आप गलत हैं। ये रिक्शा चलाने से लेकर ट्रेन्स में कबाड़ उठाने तक का काम करते हैं और जब ज़रूरतें औकात से बाहर हो जाती हैं तो चोरी, डाका और अपराध। पर इनको डोज हर कीमत पर चाहिए और इसीलिए ड्रग्स बेचने वाले इन्हीं में से कुछ को आगे ड्रग सप्लाई करने के लिए रखते हैं। और हिस्सा तय होता है, 10 पैकेट बेचो, 1 पैकेट ले जाओ। और ये ऑफर भी सबको नसीब नहीं होता। बहुत सारे एडिक्ट्स तो ड्रग्स ना मिलने पर आत्महत्या कर लेते हैं। पर एक मिनट, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कुछ पाकिस्तान से सटे गांव ऐसे भी हैं जहां लगभग हर घर में ड्रग सप्लाई का काम होता है, और वो इसलिए क्योंकि इस धंधे में जल्दी पैसा है। 5 साल पहले हिमाचल प्रदेश में ओपियोइड क्राइसिस नहीं था और ओपियोइड्स हिमाचल प्रदेश की बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी व्हेन वी टॉक अबाउट ड्रग सिनेरियो एक्चुअली। लेकिन अगर हम 2014-15 के बाद की बात करें, उसके बाद अचानक हिमाचल प्रदेश में ओपियोइड्स
ज़्यादा देखने को मिला। 2013 में हमने ऑब्जर्व किया कि पंजाब गवर्नमेंट ने सर्विलेंस बहुत टाइट कर दी और ड्रग पैडलिंग को रोकने के लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स किए। जब सिंथेटिक ड्रग्स बंद हो गई पूरे पंजाब में, तो ऐसा तो था नहीं कि जो नशा करने वाले लोग थे वो खत्म हो गए, वो तो थे, यानी सप्लाई चेन ब्रेक हो गई लेकिन डिमांड वाज देयर। इसका इम्पैक्ट हमने हिमाचल में देखा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते पंजाब, यूपी और कश्मीर में अफीम, चरस और गांजा इलीगली भेजा जाता है। लेकिन यहाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ आम गांव वाले ही नहीं, लोकल पॉलिटिशियंस, पुलिस वाले और यहाँ तक कि बीएसएफ के जवान भी कई बार ड्रग तस्करी में शामिल पाए गए हैं। एक और पहलू भी है जो इस प्रॉब्लम को बढ़ावा देता है, वो है कानूनों का लचर होना या सख्त ना होना। 16 साल के बच्चों को स्कूल से निकलने से पहले पता है गांजा कहाँ मिलता है, तो पुलिस को तो डेफिनेटली पता है कि कहाँ मिलता है। नहीं, बाहर से आता है और इधर उधर कर करके 4 किलो 5 किलो 3 किलो कर करके खुदरे में रिटेल में ये सब बिकता रहता है। वाला एक नेटवर्क है, एक एमपी राजस्थान दिल्ली वाला नेटवर्क है, पंजाब बॉर्डर से अलग तरफ से आता है स्टफ। राजस्थान में काफ़ी सारा गांजा तो नहीं, बट बाकी चीज़ें जैसे चरस वरस क्रॉस बॉर्डर भी आती है। अनलिमिटेड अमाउंट्स होगा क्योंकि दिल्ली में ऑल ओवर द स्टेट हर जगह पेडलर्स हैं, हर जगह डीलर्स हैं। छोटे से छोटा डीलर भी एटलीस्ट 4-5 किलो तो अपने पास रखता ही है एट ऑल टाइम्स। हालांकि 1985 के एनडीपीएस एक्ट के बाद हालात बदले हैं, पर आज भी भांग और अफीम को लेकर अलग अलग राज्य सरकारों के कानून अलग अलग हैं। इसके अलावा बॉलीवुड की मूवीज़ और ख़ास तौर पर पंजाब के म्यूज़िक एल्बम्स ड्रग्स और गन कल्चर को बढ़ावा देते हैं। अब अगर चिट्टा यूज़ करना और गन यूज़ करना म्यूज़िक एल्बम्स में ग्लोरीफाई करके दिखाया जाएगा, तो शर्म की बात है कि कोई सेंसर बोर्ड या मॉनिटर करने वाली एजेंसी देश में काम कर रही है या नहीं। अब ड्रग एब्यूज़ की वजह पूरी तरीके से पाकिस्तान और इलीगल सप्लाई को कह देना भी सही नहीं होगा। लेकिन एक मिनट, आपको क्या लगता है कि ड्रग्स सिर्फ बॉर्डर स्टेट्स में ही है? दूरी का ध्यान रखें। जहांगीरपुरी स्टेशन, माइंड द गैप। इसके अलावा होली जैसे त्योहारों पर भांग का पिया जाना और इसे धर्म से जोड़कर देखा जाना, इसे समाज के एक तबके द्वारा बढ़ावा देने जैसा है। हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि इस्लाम, जहां शराब पीने की मनाही है, वहां भी ओपियोइड्स और कैनबिस का इस्तेमाल होता है। एक और भी बात है कि सोसाइटी का एक खास हिस्सा है जो इन सबको कूल मानता है, या उन्हें लगता है गांजा अफीम यूज करना मतलब आप बाकी लोगों से ज्यादा कूल हो। जुलाई में मैंने 2 नशों की डिस्कवरी कर दी, उसके साथ साथ गांजे की डिस्कवरी करी मैंने जुलाई में। मुझे अभी भी याद है पहली बार जब मैंने स्मोक अप किया था, पहली बार जब मैंने गांजा लिया था। जिसने भी लाइफ में गांजा लिया है, जिसने भी लाइफ में भांग एक्सपीरियंस किया है, उन्हें ही पता है कि मैं अभी क्या कहने वाला हूँ। आप अपनी लाइफ में और गहराई से चले जाते हो, आप अपने दिमाग में और गहराई से चले जाते हो। अब इस तरह के यूट्यूबर्स जिनकी रीच लाखों लोगों तक है, अगर वो भी गांजा और अफीम यूज करने का मतलब कूल होना बता रहे हैं, तो आप शायद इस माइंडसेट की बीमारी को समझ सकते हैं। लेकिन कैनबिस के पक्ष में भी एक दलील दी जाती है, और एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको जाननी चाहिए, वो ये कि इस पौधे का जिक्र ना सिर्फ अथर्व वेद में हमारे ऋषि मुनियों ने किया है, बल्कि इस पौधे को हाईली वैल्यूएबल बताया गया है, और आयुर्वेद इसे बहुत सी बीमारियों के लिए रिकमेंड करता है। साल 1985 के एनडीपीएस एक्ट से पहले इस पर कोई बैन नहीं था, और कहा जाता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट के प्रेशर में राजीव गांधी की सरकार ने इसे एनडीपीएस एक्ट लाकर बैन करवाया था। इंडिया में भी शशि थरूर और मेनका गांधी जैसे लोग इसे लीगल करवाने की मांग उठाते रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो भारत के हजारों करोड़ रुपए का इलीगल ड्रग ट्रेड खत्म हो जाएगा और सरकार को टैक्स से बहुत सारा फायदा होगा। तो इसको पूरी तरीके से बैन करना कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, पर सॉल्यूशन है क्या? पहला रोल है सरकार का, जो कोई बड़ा ऑपरेशन चलाकर क्रॉस बॉर्डर सप्लाई को परमानेंट ब्लॉक करे।
जिसके लिए बॉर्डर की फेंसिंग से लेकर ड्रोन्स का यूज भी किया जाए। सेकंड है, जो लोग नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं उनके लिए भी कुछ ठोस किया जाना चाहिए। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, योगा, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और उनकी आर्थिक मदद भी की जाए। इसके अलावा अगर आपके आसपास कोई ड्रग एडिक्ट है तो प्लीज़ उसे लेक्चर ना दें और ना ही उसे डराएं, बल्कि उन्हें सुने और सोशलाइज करने की कोशिश करें। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ना ही बेल आइकन दबाना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।